हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका ये पार्ट थर्ड है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ए, यह लागू किया जा सकता है। बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। सी, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आप लोग एक्सप्लेनेशन स्किप मत किया कीजिए क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे दूसरे फैक्ट्स मिलेंगे, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, तो आपको वो दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये है क्या? ये बेसिकली जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उपदेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो ही आगे जाकर संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। अब देखिए, ये जो प्रस्तावना है इसका जो लीगल स्टेटस, इसका विधिक स्वरूप क्या है? इसका विधिक स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि ये न्याय योग्य या जस्टिसेबल नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो इसके विरुद्ध हम कोई वाद नहीं ला सकते हैं न्यायालय में, यानी कोई केस नहीं किया जा सकता और ना ही कोई ऐसा लॉ बनाया जा सकता है जिसके द्वारा इनको लागू किया जा सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में भी इसी तरह का नियम है कि इनके उल्लंघन के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं जो संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं और इन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम शॉर्ट में वो भी देख लेते हैं कि जो बेरूबारी वाद था जो कि 1960 में आया था, इसके अंदर कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा कि वो कौन सा वाद है जिसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। अब इसी तरह जो केशवानंद भारती वाद है जो 1973 में आया था, उसके अंदर संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की मूल आत्मा माना गया था। और 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ दिए गए थे। देखिए, ये जो संविधान संशोधन है इनके जो ईयर हैं इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको इनको भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है। ए, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देखिए, हम वन बाय वन देखते हैं स्टेटमेंट्स को। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 395 है, अनुसूची 12 है और ये 25 भागों में विभक्त है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, बिल्कुल राइट है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है, ये भी बिल्कुल राइट है। अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जी नहीं, मैडम कामा नहीं थी, एनी बिसेंट थी, जिन्होंने 1917 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 32वां जो अधिवेशन था, उसके अंदर अध्यक्षता की थी। अब देखिए, मैडम कामा भी फेमस है, तो मैडम कामा ने बेसिकली जर्मनी के अंदर शायद 1907 के अंदर एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की जो सभा हुई थी उसमें तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए, लखनऊ छावनी परिषद, बी, कानपुर नगर निगम, सी, गाजियाबाद नगरपालिका परिषद या डी, काकोरी नगर पंचायत।
देखिए, आपका जो स्टेट बोर्ड है वो जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, आप याद रखिए कि आप अपने स्टेट वाइज़ ये जो नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका कितनी है, ये सब है ना, आप याद रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद। ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है बल्कि नगर निगम है, और बाकी सब सही है, क्योंकि लखनऊ में नगर निगम भी है और उसके साथ साथ छावनी परिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ए 1950 के एम मुंशी की अध्यक्षता में, बी 1955 में बीजे खेर की अध्यक्षता में, सी 1960 एमसी झागला की अध्यक्षता में, या डी 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, 1955 में बीजे खेर की अध्यक्षता में। उस वक्त हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उन्होंने बीजे खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। अब देखिए, 1955 में तो इसका गठन हुआ और 1956 में इसने अपना प्रतिवेदन सौंपा था, और 1957 में एक और संसदीय समिति का गठन किया गया था। किस लिए किया था? ताकि वो इस रिपोर्ट का परीक्षण कर सके, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? ए आरटीई अधिनियम, बी आरटीआई अधिनियम, सी मनरेगा, या डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका राइट आंसर है आंसर बी, आरटीआई अधिनियम। आरटीआई अधिनियम क्या है? ये हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है। देखिए, जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, ये 1987 में जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, मेनली इसमें किसका नाम आता है? अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह। अब ये है ना, इनके नाम से भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। सुमेलित करो में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि एक तरह आपको एम के एस एस दे देंगे और ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है इनमें से किसी का एक का नाम दे देंगे। तो इनका नाम विशेष रूप से सूचना के अधिकार के लिए जो संघर्ष किया गया था, जो जन आंदोलन चलाए गए थे, उसके लिए जाना जाता है। और मेनली 1990 से जो MKSS ने राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो अकाल राहत काम होता है, उसके अंदर सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, और अरुणा राय का नाम तो आप कभी भी मत भूलिएगा, इसका क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। नीचे कोड दिए गए हैं, उसमें से आपको राइट आंसर बताना है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं वो बताने हैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, और ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। देखिए, जो थर्ड स्टेटमेंट है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो वो मौलिक अधिकार सुनिश्चित नहीं करते हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य है। और जो फोर्थ है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये रॉन्ग है, ये बिल ऑफ राइट्स की भांति ही है। बिल ऑफ राइट्स क्या है? देखिए, जो अमेरिका में फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हुए थे, जिससे वहाँ के अधिकारों, वहाँ के जो नागरिक थे उनके अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की गई थी, वो बिल ऑफ राइट्स है। तो ये एक तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है?
यानी कि पहले आपको वो बताना है जो राज्य बाद में बना है, पहले उसको बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कब कब किस किस राज्य का निर्माण हुआ है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सुमेलित करिए में पूछा जाता है, चाहे स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है, क्रम वाइज पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है डी, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। यानी कि हरियाणा, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे बाद में बना, उससे पहले महाराष्ट्र बना था और उससे पहले राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य या राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। नीचे कूट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए, जो संविधान का आर्टिकल 54 है उसमें जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान किया गया है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको अच्छे से सुनिएगा और एक तरह से मैं कहूँ तो इसको आप रट्टा मार लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन में ये जरूर आता है। फर्स्ट है कि संसद के जो दोनों सदनों के हैं वो निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं होंगे। ये मनोनीत पे बहुत क्वेश्चन बनता है कि कौन से सदस्य होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं। और ये दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की व्यवस्था कब से की गई है? 70वें संविधान संशोधन से, जो कि 1992 के द्वारा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। देखिए, कई बार हम लोग सिर्फ ईयर याद कर लेते हैं, डेट याद नहीं कर लेते थे, लेकिन कई बार फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें डेट भी पूछ ली जाती है। सबकी डेट याद करना पॉसिबल नहीं है, तो आप जो मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनकी डेट याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है आंसर ए, 22 जुलाई 1947 में जो भारत की संविधान सभा थी उसने जो अपना 4th अधिवेशन था उसके अंदर ये 4th अधिवेशन देखिए शुरू हुआ था 14 जुलाई 1947 से और चला था 31 जुलाई तक, और इसके अंदर 22 जुलाई को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो स्वीकार किया गया था। और इसमें देखिए जो चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो है 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा में। देखिए, आर्टिकल 67 ख के अंदर व्यवस्था की गई है कि जो उपराष्ट्रपति है उसे हटाने के लिए राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जाएगा जिसमें कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो, और जो राज्यसभा के जो करंट मेंबर्स होते हैं, जो तत्कालीन सदस्य होते हैं, उन्होंने बहुमत से पारित किया हो, और इसमें लोकसभा भी सहमत होनी चाहिए। और प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है जब तक कि 14 दिन की पूर्व सूचना उसमें नहीं दी गई हो। आपको क्लियर हो गया कि जो राज्यसभा है उसके जो करंट मेंबर्स होंगे वो अपने बहुमत से पारित करेंगे और लोकसभा उससे सहमत होनी चाहिए, और ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि 14 दिन की पूर्व सूचना नहीं दी गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।